अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक जो भी परेशान मुसलमान इस वक्त किसी भी वजह से परेशान हैं, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी तमाम माली बदनी ज़हनी हर किस्म की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दें। यूनान वीज़ा से रिलेटेड कुछ मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से ये मालूमात आपको पसंद आएंगी, आपकी मदद होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों की जिनके वर्क परमिट आ चुके हैं वो ये है कि अपॉइंटमेंट ओपन होगी कि नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बता देगा। अफवाहें इसी वक्त फैलना शुरू होगी, जैसे कि पिछले महीने भी फैली थी कि अपॉइंटमेंट बंद हो गई है, आइंदा नहीं होगी। कोई भी बात जो है वो ऑथेंटिक उस वक्त होती है या तो उसका कोई सबूत आपके पास हो और या फिर आपके पास ऐसी खबर हो जो पक्की हो, हक़ और सच की बुनियाद पे हो। तो इसलिए अभी तक इसके बारे में कोई भी मालूमात देना जो है वो झूठ होगा, क्योंकि जब तक क्लियर रिपोर्ट नहीं आएगी एम्बेसी की तरफ से या किसी तरफ से भी, जब तक हकीकत के ऊपर बात नहीं होगी तो इसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो अफराद जिनके वर्क परमिट नहीं आए और वो यूनान आना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है फ़्रॉड पाकिस्तान में। क्योंकि फ़्रॉड जो है वो तकरीबन 99% फ़्रॉड है। हर बंदा जो है वो सिर्फ़ उसका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पैसे कमाऊं, चाहे इसके लिए मुझे किसी का घर लूटना पड़े, किसी के वालिदैन बहन भाइयों बेटियों का जेवर बेच के वो मुझे पैसे ला के दें, लेकिन मैं खा जाऊं और उनको दूं भी कख नहीं। ये पाकिस्तान के हालात हैं। 100 में से एक बंदा भी ईमानदार मिल जाए तो बड़ी बात है, वरना ये भी ना मिलने के बराबर है। अब हर बंदा ये चाहता है कि उसका काम हो और जिसको उसके पैसे भी ना लगें। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ यूनान की होती है, क्योंकि दूसरे मुल्कों के बारे में हमारे पास कुछ सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन सच्ची ना हो उसकी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाना भी ठीक नहीं होता। बहुत से साथी हमसे रब्ता करते हैं और वो कहते हैं, कोई कहता है कि हमने इटली जाना है, कोई कहता है हमने फ़लाँ कंट्री में जाना है, तो फ़लाँ कंट्री में जाना है। तो क्योंकि हमारे पास मालूमात नहीं है, हम उनको झूठे आसरे लगाएं और झूठी तसल्लियाँ दें, तो ये भी एक अच्छा लाहे अमल नहीं है। अब जहाँ तक यूनान का मसला है वो ये है कि हर बंदे का ये भी दिल करता है कि उसका नुकसान कोई ना हो। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि आपका जब वर्क परमिट आता है तो उसकी फ़ीसें यूनान में पे होती हैं, चाहे वो आप किसी से भी लेंगे वो फ़ीसें तो उसने पे करनी हैं। इसी तरह उसकी कुछ फ़ीसें पाकिस्तान में पे होती हैं, जिसमें एम्बेसी की फ़ीस है, मेडिकल की फ़ीस है, इंश्योरेंस की फ़ीस है, और अब तो अपॉइंटमेंट की फ़ीस भी आ गई है। ये अपॉइंटमेंट की फ़ीस सरकारी नहीं है, गवर्नमेंट की सतह पे नहीं है, लेकिन जब आपको नहीं मिलेगी तो फिर आपको किसी से ख़रीदनी पड़ेगी, और जब आप ख़रीदेंगे तो फिर आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अखराजात जो हैं ये ऐसे हैं कि अगर वीज़ा लगता है या नहीं लगता तो ये अखराजात आपको हो गए हैं। वीज़ा लग जाए तो फिर तो ठीक हो गया, ना लगे तो फिर भी ये अखराजात आपके हो चुके हैं। ये अखराजात कोई भी बंदा आपको वापस नहीं करेगा। अब वापस कौन करेगा? जो लोग वापस करते हैं उन्हें कहते हैं कि वो डन बेस के ऊपर काम करते हैं। जो अफराद डन बेस के ऊपर काम करते हैं उनका तरीक़ेकार ये होता है कि वो आपसे रकम गारंटी पे रखवा लेते हैं और वो आपको डन बेस पे काम करते हैं। उनका ये वो कैसे कर लेते हैं कि एक आम बंदा नहीं कर सकता। वो इसलिए करते हैं कि जब वो आपको डन बेस पे वीज़ा देंगे तो वो आप से कम रकम जो वसूल करेंगे वो 30+ होगी। उनका ये तरीक़ेकार होता है कि उन्होंने 2 4 5 बंदों के वीज़े अप्लाई किए, उनमें से अगर एक का भी लग जाता है तो उनके अखराजात वापस आ जाते हैं, और एक और का लग जाता है तो उनको वो बेनिफिट हो जाता है। बाकी इसमें होता ये है कि जब वो ऐसी बातें करते हैं तो जो क्लाइंट है, जो बंदा है, जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, उसके जहन में यही बात बैठती है कि भाई ये डन बेस पे बात कर रहे हैं, इनका एम्बेसी में अंदर बंदा है, बस इनका ये अपने ये बड़ा बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं इनके, ये यही हैं सब कुछ, बस ऐसे होता है। देखिए ऐसी बात नहीं होती, ये टेक्निक्स होती हैं, हर एजेंट की, हर बंदे की टेक्निक्स होती हैं, और जितनी भी एजेंसीज़ हैं और जो भी बंदा काम करता है
उसने सिर्फ स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल, मेहनत आपने करनी है, पैसा आपका लगना है। बस होता ये है कि वो इस तरह कर लेते हैं, लेकिन जब लगता है तो डन बेस पे फिर ये होता है कि आपने एक तो वो रकम रखी होती है 30-40 लाख रुपया, जब आप किसी जगह पे रखते हैं 4-5 महीने से, तो ज़ाहिरी बात है जिस बंदे के पास 30-40 लाख रुपया 3-4 महीने के लिए है वो इससे बेनिफिट हासिल करता है, क्यों नहीं करेगा। कारोबार में लगाएगा, किसी भी जगह पे लगाएगा तो उससे कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये इस तरह के तरीक़ाकार होते हैं। जो तरीक़ा हम साथियों को बताते हैं वो साथियों को पसंद इसलिए नहीं आता कि उनको वक्ती अपना नुकसान नज़र आता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उसके ऊपर वो गौर नहीं करते। अगर मिसाल के तौर पर हमने वर्क परमिट लिया किसी से, मिसाल के तौर पर हम सादा सी उसकी कीमत लगा लेते हैं कि हमने 1500 यूरो का ले लिया, 15 3 45 4.5 लाख पाकिस्तानी वो बन गया, और 2 लाख पाकिस्तान में आपका मेडिकल के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, ये सारा अपॉइंटमेंट के ऊपर खर्चा आ गया। ये टोटल रकम बन गई 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है, 1.5 लाख की आपने टिकट करवाई, आप 6.5 और 7 और 8 लाख में आप यूनान आ बैठे। अब 8 लाख में यूनान आप बैठने का मतलब है कि आपने 3 दफ़ा डन बेस, मिसाल के तौर पर आप 8 लाख एक दफ़ा खर्च करते हैं, दूसरी दफ़ा भी करते हैं, तीसरी दफ़ा भी करते हैं और चौथी दफ़ा भी करते हैं, तो ये 32 लाख रुपया बना। और 32 लाख रुपया आप अगर डन बेस पे किसी से करवाते हैं तो वो एक दफ़ा में आपको ले लेगा। इसका मतलब है कि उस 32 लाख रुपया जो आपने डन बेस वाले को देना है उसमें आप 4 दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका पहली दफ़ा लग जाए और आप 8 लाख में यूनान आ बैठें। ये भी हो सकता है कि दूसरी दफ़ा लग जाए आप 16 लाख में यूनान आ बैठें, तीसरी दफ़ा लग जाए तो आप 24 लाख में यूनान आ बैठें। तो ये कुछ कैलकुलेशन होती हैं, कुछ तरीक़ेकार होता है, और हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपको वो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, 40 लाख वाला, 35 लाख वाला। अगर आप छोटा रिस्क लेंगे तो ज़ाहिर बात है इसमें डेंजरस भी है, क्योंकि एम्बेसी की पॉइंट जो रेशो है वीज़ा देने की वो बाज़ दफ़ा 50, बाज़ दफ़ा 60, बाज़ दफ़ा 40, ये यहाँ पे अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन अगर आपको अल्लाह के ऊपर यकीन है और आप अपनी अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि वो बच्चे जिनकी हमने तैयारी की है, जिनके साथ हमने अपना वक्त सर्फ किया है, उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो 90% लोगों के वीज़े लगे हैं। अगर 90 ना भी हो तो 70% में 70 बंदों 100 बंदों में से अगर 70 के भी लग जाते हैं तो ये कोई बुरी रेशो नहीं है, 80% भी लगते हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि उसको वक्ती नुकसान को देखते हैं, जो आपको उसके बैक में 20-25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है उसको आप नहीं देखते, तो आप बस यही सोचते हैं कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। इसमें और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसमें ये भी है, ये ऐसे इसमें ऐसा नहीं है कि हर हालत में ऐसा ही होगा। ऐसे भी होता है कि एक बंदा है, उसने आपको 1200 यूरो में, 1300 यूरो में वर्क परमिट दिया, उसने आपके ऊपर स्ट्रगल किया, आपने मेहनत की, आपने किया, और उनकी ये डिमांड होती है कि जब वीज़ा लगेगा तो हम इतने पैसे लेंगे, क्योंकि वीज़ा भी डिफरेंट कैटेगरीज का है। और यहाँ इस वक्त यूनान में तो कार्ड बनवाने के भी लोग पैसे लेते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपका 2 साल का कार्ड जब अप्लाई होता है तो उसके भी लोग पैसे लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप ने चूज़ करना होता है कि आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है। लेकिन ये है कि आपने किस इंसान के ज़रिए अप्लाई किया, कौन सी मेहनत की, कौन सी स्ट्रगल की, इसमें डिफरेंट तरीके से लोग काम करते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं वो वर्क परमिट आपको देते हैं 1000 यूरो का, 2 का, मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको 1000 यूरो का वर्क परमिट दिया है, तो वो इसमें ये होगा कि वो आप अपना खर्चा करेंगे, जब वीज़ा लगेगा तो वो आपको 3000 लें, 4000 लें, 5000 लें, ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही आपको 2500 यूरो का, 2000 यूरो का, 2500 यूरो का आपको वर्क परमिट दे देते हैं, और वो कहते हैं कि बस ठीक है, वीज़ा लग गया तब भी ठीक, ना लगा तो हमारा ये 2500 खरा है। क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि हमें सस्ता वर्क परमिट मिलता है। जो लोग सस्ता वर्क परमिट देंगे फिर उनकी डिमांड ये भी होगी कि जब आपका वीज़ा लगेगा तो आपके वीज़े से भी पैसे ले लेंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। आप इन सारे तरीक़ेकारों को सोचें, समझें। अगर आपने यूनान आना है, अगर आप समझते हैं कि ये तरीक़ेकार तो ठीक हैं लेकिन यार नुकसान होता है, किसी और कंट्री को चूज़ करना है, तो आप किसी और कंट्री को चूज़ करें, लेकिन सारा काम जो है वो सोच समझ कर करें और समझदारी से करें, ठीक है ना। हर बस ये एक ही रट लगा लेनी कि डन बेस डन बेस डन बेस की रट लगाए रखना, ये भी अक्लमंदी नहीं है, और अपना नुकसान करना भी अक्लमंदी नहीं है। लेकिन आपने बैलेंस, चेक एंड बैलेंस करना है कि मैं किस पोजीशन में हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो अल्लाह पाक से दुआ भी किया करें। हमेशा ज़हन में ये ना रखा करें कि जेट ने वीज़ा लगवा के देना है, फ़लाँ ने लगवा के देना है। वीज़ा लगाने वाली, रिज़्क़ को लिखने वाली, ये मेरी अल्लाह की ज़ात है, और वो फ़ैसला हो चुका है कि आपको कितना रिज़्क़ मिलना है,
कहाँ से आपने खाना है, कैसे खाना है, वो सारी चीज़ें तयशुदा हैं। हमने सिर्फ स्ट्रगल करनी है। तो जब इन सारी चीज़ों की लगाम अल्लाह के हाथ में है तो फिर आप लोग क्यों परेशान होते हैं? इसलिए परेशान ना हुआ करें, हिम्मत करें और स्ट्रगल करें। अल्लाह पाक ज़रूर आपको कामयाबी अता फरमाएगा। बाज़ दफ़ा हमारी बातें लंबी हो जाती हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोगों को गुस्सा भी आता है। आप लोग हक़ पे हैं, आपको गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो देखें या इन चीज़ों को देखें। लेकिन हम भी क्या करें, जब एक बात होती है तो उसको मुकम्मल नहीं बताया जाता, फिर व्हाट्सएप के ऊपर बार 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 एक ही बात को लेके हर बंदे को अलग-अलग बताना मुश्किल बन जाती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, समझें, गौर-व-फ़िक्र करें। फिर आपके ज़हन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कमेंट करें, तो इंशाअल्लाह उसका बेहतर जवाब देने की हम आपको कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर दे कि आपको दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाबी मिले। असल कामयाबी यही है कि हमारी आखिरत भी अच्छी हो, क्योंकि सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं चाहिए, हमें आखिरत की कामयाबी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब रखे। और कोई बात अगर आपको वक्ती तौर पे बुरी भी लगती है तो साथ ही माफ़ कर दिया करें। सांसों का पता नहीं है, आपकी ख़त्म हो जाए, हमारी ख़त्म हो जाए, किसी की भी हो सकती हैं। तो इसलिए माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, बहादुर होता है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।